Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maria Akram and I am your biology teacher. Students, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स का टॉपिक स्टार्ट किया गया था। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाए गए दो मॉडल एनिमल्स जिनमें हाइड्रा और प्लेनेरिया शामिल था, इनमें होने वाली एक्सक्रीशन के प्रोसेस को रिकैप करती हूँ। आपने पहले एक्सक्रीशन इन हाइड्रा पढ़ा। एज यू ऑल नो कि हाइड्रा एक सिंपल इन्वर्टिब्रेट है और इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता और इनमें बनने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इट विल सिंपली डिफ्यूज इन वाटर। इसके बाद आपने एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया पढ़ा। प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटोनेफ्रीडियम पे मुश्तमिल है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल विद फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो है इनकी कॉन्टिन्यूस बीटिंग की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो पहले ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है और फिर ट्यूबुलर सिस्टम से फ्लो करता हुआ एक्सक्रीटरी डक्ट्स में पहुंच जाता है। एंड दीज एक्सक्रीटरी डक्ट्स विल ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू द नेफ्रिडियोपोर्स और फिर इसके बाद जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स होंगी वो इन नेफ्रिडियोपोर्स के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हो जाएंगी। प्लेनेरिया का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिन होता है और यूरिन भी इन्हीं नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बाहर रिलीज किया जाता है। लेट्स सी हाउ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अकर्स इन अर्थवर्म। As you all know, body of the earthworm is divided into number of similar segments. ये segments एक दूसरे से सेप्टा के थ्रू अलग होते हैं और इन segments के दरमियान में सिलोमिक फ्लूइड जो है वो मूव करता रहता है। ये सिलोमिक फ्लूइड जो इनके सेगमेंट्स के दरमियान में फ्लो करता है ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल नहीं है बल्कि ये या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे भी काम करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म इज मेटानेफ्रीडियम। ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम। अब आप देख सकते हैं कि अर्थवर्म की बॉडी के जितने भी सेगमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं उन सब के अंदर मेटानेफ्रीडियम जो है वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट 3 सेगमेंट्स के अलावा अर्थवर्म की पूरी बॉडी के अंदर मेटानेफ्रीडियम पेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे, लेकिन फर्स्ट 3 सेगमेंट्स में मेटानेफ्रीडियम मौजूद नहीं होते। अब हम इस सिस्टम की ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ दिस सिस्टम इज नेफ्रोस्टोम विच इज फनल शेप्ड एंड सिलिएटेड। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स कि जो नेफ्रोस्टोम है ये फनल शेप्ड है और इसके सिलिया भी मौजूद हैं एंड इट इज इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड। और ये जो नेफ्रोस्टोम है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिलोमिक फ्लूइड। डिप होता है उसके अंदर इमर्स्ड होता है। अब हम देखते हैं कि नेफ्रोस्टोम क्या काम करता है। नेफ्रोस्टोम बेसिकली सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करता है। अब ये कलेक्शन होती कैसे है? सिलिया की कॉन्टिन्यूस बीटिंग की वजह से सिलोमिक फ्लूइड नेफ्रोस्टोम के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इस सिलोमिक फ्लूइड में मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। इसके बाद सिलोमिक फ्लूइड जो है वो नेफ्रोस्टोम से आगे चलता हुआ ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा जहां इसमें मौजूद सॉल्ट्स या दूसरे जो यूजफुल मटेरियल्स हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रीअब्जॉर्प्शन के बाद इन्हें ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। अगर आप देखें तो ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो है वो आपको कैपिलरीज का नेटवर्क नजर आएगा। जितनी भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जिनमें सॉल्ट्स है या दूसरे मटेरियल्स हैं वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है बॉडी में वापस चले जाते हैं। अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लेनेरिया की निस्बत काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है क्योंकि नेफ्रिडिया के इर्द गिर्द यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जबकि अगर आप प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया के इर्द गिर्द ऐसा कोई भी कैपिलरी नेटवर्क जो था वो मौजूद नहीं था। एक दफ़ा जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो बाकी का जो लेफ्ट ओवर होगा इट विल अपीयर एज यूरिन। इसके बाद ये जो यूरिन बनेगा ये स्पेशल किस्म के पोर्स मौजूद हैं दैट इज कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। इन नेफ्रिडियोपोर के थ्रू जो यूरिन है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। अगर प्रोटोनेफ्रीडियम की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया, जबकि मेटानेफ्रीडियम जो है दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है इट इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग, जबकि दूसरी तरफ दिस सिस्टम हैज इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग दैट इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। प्रोटोनेफ्रीडियम के सिस्टम के अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेटानेफ्रीडियम के सिस्टम में फ्लेम सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, दे आर एब्सेंट। इसके बाद प्रोटोनेफ्रीडियम के अंदर ब्लेडर मौजूद नहीं होता, जबकि मेटानेफ्रीडियम के अंदर ब्लेडर प्रेजेंट होता है।
देयर इज नो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड दिस ट्यूब्यूल्स। प्रोटोनेफ्रिडियम में नेटवर्क नहीं होता कैपिलरीज का, किसी भी किस्म की कैपिलरीज का जाल वहां पे मौजूद नहीं है, जबकि मेटानेफ्रिडियम में देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट अराउंड नेफ्रिडियम, जो कि रीअब्जॉर्प्शन करेगी फूड को। ये वाला काम जो है इसका होगा। इसके अलावा इट अकर्स इन बोथ सीलोमेट्स एंड एसीलोमेट्स, जबकि मेटानेफ्रिडियम जो है वो सिर्फ सीलोमेट्स के अंदर मौजूद होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोनेफ्रिडियम है इट इज़ अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, जबकि जो मेटानेफ्रिडियम है इट इज़ अ एडवांस स्ट्रक्चर। Let's see excretion in cockroach. Excretory structure in cockroach is Malpighian tubule. Functioning क्या है? These excretory structures are adapted to collect products from hemolymph. अब hemolymph जो है ये एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है। जैसे हमने अर्थवर्म में पढ़ा कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल था वो सिलोमिक फ्लूइड था, इसी तरीके से जो कॉकरोच का ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है दैट इज hemolymph। लोकेशन कहाँ होती है? ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंड गट। अब जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में मौजूद होती हैं। ये दे आर लाइक फिंगर शेप इन स्ट्रक्चर और दे आर डिप इन हीमोलिम्फ। अगर आप देखें तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल जो हैं वो हीमोलिम्फ के अंदर डिप होंगी और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनिंग। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ्स में डिप होते हैं, तो एक दफ़ा जब मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है हीमोलिम्फ एंटर होना शुरू होता है तो ट्यूब्यूल्स जो हैं इस हीमोलिम्फ में मौजूद सॉल्ट, वाटर और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं उनको ट्यूब्यूल ल्यूमेन में ट्रांसफ़र करेगी। और उसके बाद फिर ये जो हीमोलिम्फ है ट्यूब्यूल ल्यूमेन से होता हुआ हाइंड गट में जाएगा और फिर हाइंड गट से वो रेक्टम में आ जाएगा। रेक्टम चूँकि लास्ट पार्ट है हाइंड गट का, तो इसमें तमाम यूजफुल मटेरियल जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं या वाटर है इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में है वो एक्सक्रीट कर जाएगा। कॉकरोच का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमेशा फीसिस के साथ रिमूव होगा। इससे पहले आपने प्लिनेरिया और अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है। आपने वहाँ देखा कि इन ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग थे, मगर याद रखिएगा कि इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसिस, यानी बाकी के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि अपने फीसिस के साथ अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करे, जबकि सिर्फ जो इंसेक्ट्स हैं जिनमें कॉकरोचेज आते हैं वो तमाम जो हैं अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को फीसिस के साथ रिमूव करते हैं। इसके अलावा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है दे आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज यूरिक एसिड। क्योंकि कॉकरोच ऐसी जगहों पे पाया जाता है वेयर देयर इज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और तो इसलिए कॉकरोच इज यूरिकोटैलिक। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम सिंपल कॉर्डेट्स की बात कर लें। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैव सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो कि वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स भी हैं इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सेगमेंटली अरेंज होता है और ये इनकी पूरी बॉडी में मौजूद होता है। जैसे अर्थवर्म की बॉडी के हर सेगमेंट में मेटानेफ्रिडियम मौजूद था, इस तरह इन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स की बॉडी में भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो सेगमेंटली अरेंज। ये करैक्टर प्रिमिटिव हैग फिशेज में भी मौजूद है जिनकी किडनीज में सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। अब हम अगर बात करें कि जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स में एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ तो फिर ऐसी किडनीज इवॉल्व हुई जिनमें जो ट्यूब्यूल्स थी वो सेगमेंटली अरेंज नहीं थी, बल्कि ऐसी ट्यूब्यूल्स जो हैं इवॉल्व हुई जिन जो तादाद में बहुत ज़्यादा थी एंड दे आर आल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इस बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को हम नेफ्रॉन कहते हैं। बेसिकली नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय फिल्टरिंग ब्लड, और इसके अलावा इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रीअब्सॉर्ब यूजफुल मटेरियल। तो इस तरीके से बॉडी में ना सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इन नेफ्रॉन्स के थ्रू फिल्टर हो जाता है, बल्कि जो सारे यूजफुल मटेरियल है उनको रीअब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है। लेट्स सी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। अब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन्स की बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हर वक्त चल रहे होते हैं और इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से बहुत सारे वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं।
Metabolic waste are substances left over from metabolic processes which cannot be used by organism and must be excreted. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट की. फर्स्ट वन इज यूरिया. यूरिया जो है इट विल प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स. इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल इज क्रेटिनाइन. क्रेटिनाइन इज द वेस्ट मॉलिक्यूल दैट जनरेट्स फ्रॉम मसल क्रेटाइन. और जब क्रेटाइन जो है वो क्रेटिनाइन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज यूरिक एसिड. यूरिक एसिड जो है इट विल प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट वन इज बिलिरुबिन. इट इज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड एब्नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स. उसके बाद जो नेक्स्ट वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट आर द टॉक्सिन्स. टॉक्सिन जो है बेसिकली पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होता है. समटाइम जो है टॉक्सिन्स भी मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे पैदा होते हैं और ये तब प्रोड्यूस होंगे जब या तो हम कोई पेस्टिसाइड को इंजेस्ट कर लें या फिर कोई ड्रग हम ऐसे यूज़ कर लें या फिर समटाइम जो फूड एडिटिव्स होते हैं उनकी वजह से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं. स्टूडेंट्स क्योंकि ये तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो जिस्म की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए इनकी एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इन वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं. फर्स्ट वी हैव लिवर, वी ऑल्सो हैव स्किन. इसके अलावा वी हैव किडनी. सबसे पहले हम लिवर को देख लेते हैं. लिवर के बारे में आप पहले से जानते हैं, ये ऑर्गन बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि ये हमारे जिस्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है. अब मैं आपको इनके फंक्शंस के बारे में बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इट इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो इसलिए हम इसे सेंट्रल स्टेशन कहेंगे. जैसे कि लीवर सेल्स जो हैं दे विल ब्रेक फैट्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी. इसके अलावा अगर ब्लड के अंदर शुगर जो है वो कम हो गई है तो लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा. ग्लाइकोजन की ब्रेकिंग से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी और वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में एंटर होगी, जिसकी वजह से जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा. उसके बाद इसका एक और फंक्शन ये भी है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. लिवर के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ आल्सो अ मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस. अब मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें एंडोजीनियस केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस हो जाते हैं. एंडोजीनियस केमिकल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं, जैसे कि समटाइम कोलेस्ट्रॉल बन गया या प्रोटीन्स बनती हैं या समटाइम फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हम एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस कहते हैं, तो जो कि हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते लेकिन हम किसी भी तरीके से उन्हें आउटसाइड द बॉडी लेते हैं. या तो वो कोई ड्रग्स हो सकती हैं या फिर वो अल्कोहल होगी. तो जो लिवर है ये इन एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस केमिकल्स के बुरे असरात को ज़ाइल करने में मददगार साबित हो. इसके अलावा नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है कि लिवर जो होगा इट विल कीप्स इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट. हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको एक कांस्टेंट रेट पे चलाने के लिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट मेंटेन होमियोस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड. ग्लूकोज जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है तो उस केस के अंदर ये इट विल रिलीज एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द ब्लड. और अगर इन केस कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारी नीड से ज़्यादा हो गई है तो फिर उस केस में भी ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करेगा. इसके अलावा इट विल डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस. हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी केमिकल ऐसा प्रोड्यूस हो गया है जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है तो ये उसे डिटॉक्सीफाई करेगा. इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टेम्परेचर मेंटेनेंस. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी लिवर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इंटरेक्शन विद बॉडी ऑर्गन्स. अब मैं इसमें आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब भी लिवर काम करेगा गॉल ब्लैडर के साथ, पेनक्रियास के साथ या फिर हम कहें कि इंटेस्टाइन के साथ जब ये काम करेगा ताकि जो फूड होगी वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, इसके अलावा अब्जॉर्ब हो और फिर प्रोसेस जो है उसे फूड को किया जा सके. तो ये लिवर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ मिलके भी काम करती है. लिवर सपोर्ट एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी. अभी किस तरह से किडनी को सपोर्ट करता है. लिवर सपोर्ट्स एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बाय डिटॉक्सीफाइंग केमिकल्स. जो केमिकल उन्हें डिटॉक्सीफाई करेगा, जैसे लिवर जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस करता है
इसके अलावा ये यूरिया और यूरिक एसिड को भी प्रोड्यूस करता है। ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिसमें अमोनिया आता है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, इनमें से जो यूरिया है इट इज़ अ प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, यूरिया जो है वो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और लिवर जो है इसे वेस्ट नाइट्रोजन से प्रोड्यूस करता है और वो मेटाबॉलिक पाथवे जो यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है या वो इन्वॉल्व होता है, इसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में आपने पिछले लेक्चर के अंदर यूरिया साइकिल का पढ़ा, तो मैं अब आप थोड़ा सा आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद ऑर्निथाइन के साथ कंबाइन करेगी और ऑर्निथाइन के साथ कंबाइन करने से इट विल मेक सिट्रोलिन। अब सिट्रोलिन के अंदर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होगा जिसकी वजह से सिट्रोलिन विल बी कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन एंड आर्जिनिन इज देन सेपरेट बाय आर्जिनेज एंजाइम और इस प्रोसेस के अंदर यूरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो लिवर है इट्स नॉट जस्ट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बल्कि लिवर हमारे जिस्म के अंदर होने वाले बहुत सारे फंक्शंस जो कि होम्योस्टेसिस के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं उनको भी रेगुलेट करता है। अब हम लिवर के कुछ मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में आ जाएगा कि लिवर जो है वो डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी कि अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, ये प्रोड्यूस करता है और इस तरीके से ये किडनी को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है ताकि इन वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। सेकेंडली, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन बनती है या फाइब्रिनोजिन बनेगी और ये दोनों जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, जबकि दूसरी तरफ एल्ब्यूमिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन रखती है। लिवर विल आल्सो प्रोड्यूस बाइल और बाइल का फंक्शन होता है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द इमल्सिफिकेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बेसिकली फैट्स को इमल्सिफाई करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट वन, लिवर जो है वो लिपिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी और लिपोप्रोटीन्स को भी, और इनका फंक्शन ये होता है कि दे विल रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री। इसके अलावा सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी इन लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स का रोल होगा। लिवर का अगला फंक्शन देख लेते हैं, डेट इज स्टोरेज। लिवर विल स्टोर आयरन एंड ग्लाइकोजन। अब हम आयरन के बाद में बात करते हैं, तो आयरन के बारे में हमें पता है कि आयरन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर ये मौजूद होता है और इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। दूसरी तरफ ग्लाइकोजन जो है इट एक्ट ऐसा एनर्जी रिजर्व। जब भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी तो लिवर जो होगा उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि जो ग्लाइकोजन है इट इज़ अ एनर्जी रिजर्व। इसके अलावा लिवर जो है वो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन्स जो हैं उनमें भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एक्सेस ग्लूकोज आ गई है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, लैक्टिक एसिड ज़्यादा है तो उसे भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन है टाइम आने पे, प्रॉपर वक्त आने में इसी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम भी लिवर का है। नेक्स्ट फंक्शन इज रिसाइकलिंग। कॉन्टेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल जैसे कि आयरन है या अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन है, इनको रिसाइकल करेगा और इस प्रोसेस में क्या होगा, इट इज़ इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट लिवर का रोल पढ़ लेते हैं, डेट इज डिटॉक्सिफिकेशन। मैनी हार्मफुल केमिकल्स लाइक फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड एंड ड्रग्स एट्सेट्रा जो हमारी बॉडी में समटाइम इनको यूज़ करने से, इनको खाने से, फूड एडिटिव्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हमें किसी भी तरह से हमारी बॉडी के अंदर चली गई हैं, तो इनकी वजह से जो हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गए हैं, तो लिवर जो है उन हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सीफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और फिर जो डिटॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे इन्हें किडनीज के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। अब हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। अब ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो यूरिया है ये ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्यों है। यूरिया बेसिकली अमोनिया की डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है और ह्यूमंस के अंदर यूरिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि यूरिया को रिलीज़ करने के लिए अमोनिया की निस्बत बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और दूसरी बात यह है कि अमोनिया के मुकाबले में यूरिया की ज़्यादा मिकदार को बॉडी में रिटेन किया जा सकता है। यही वजह है कि जो यूरिया है वो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है।
अब हम स्किन की बात कर लेते हैं। Skin is playing very important role in protection and it is also involved in sensing stimuli और इसके अलावा ये थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी रोल प्ले करती है। अब हम इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ठीक है, और गर्मी के मौसम में जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर हमारी स्किन में मौजूद जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी वजह से उनके ज़रिए जो है एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और वाटर जो है वो जो है स्वेट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तरफ तो ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ इससे कूलिंग इफेक्ट होता है और जो बॉडी का टेम्परेचर बड़ा होता है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आ जाता है, नॉर्मल जो एक खास सेट पॉइंट है उसके ऊपर आ जाता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि हमारी स्किन के अंदर स्पेसिफिक किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं और ये सेबेशियस ग्लैंड जो हैं सेबम प्रोड्यूस करेंगे और ये सेबम जो है इट विल प्रोटेक्ट आवर स्किन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन ये है कि वाई स्किन इज नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम क्यों नहीं करती? स्किन इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज नो नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड बाय स्किन। पहली बात तो ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज ही नहीं होते स्किन के थ्रू। स्किन जो है इसमें जब स्वेटिंग का प्रोसेस होता है उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर एक ख़ास सेट पॉइंट से बढ़ जाता है तो फिर बॉडी को उसके टेम्परेचर को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए स्वेटिंग का प्रोसेस शुरू होता है और उस स्वेटिंग के प्रोसेस में एक्स्ट्रा सॉल्ट या वाटर रिलीज होता है। ये इस टाइम में कोई नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि कोई अमोनिया या यूरिक एसिड रिलीज नहीं हो रही होती, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो स्वेटिंग का प्रोसेस है इट इज़ डन फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग का प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्वेटिंग का जो प्रोसेस है इट इज़ फॉर एक्सक्रीटरी पर्पस। एक्सक्रीटरी पर्पसेस के लिए बिल्कुल भी स्वेटिंग का प्रोसेस नहीं है। स्वेटिंग का प्रोसेस है इट इज़ जस्ट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। यहाँ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इस लेक्चर को दोबारा से मैं सारा एक दफ़ा से रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमने आज एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अर्थवर्म के अंदर जो है डेट वाज मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम की ओपनिंग थी नेफ्रोस्टोम और नेफ्रोस्टोम का फंक्शन ये था कि इट विल कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड जो कि बाद में ट्यूब्यूल एपिथेलियम में आ जाता है। ट्यूब्यूल एपिथेलियम में जब सिलोमिक फ्लूइड आता है तो इसमें मौजूद जितना भी यूजफुल मटीरियल है जैसे कि सॉल्ट्स हैं उन्हें रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है एंड देन इट इज सेंड टू द ब्लड वेसल्स। अभी ब्लड वेसल जो थी ये मौजूद थी इनके अंदर, ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द नेफ्रीडियम के इर्द गिर्द मौजूद थी और बाकी का जो लेफ्ट ओवर बच्चा उसको फिर नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद हमने एक्सक्रीशन इन कॉकरोच की बात की। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था डेट वाज मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल जो थे डेट वाज इमर्स्ड इन हीमोलिम्फ और हीमोलिम्फ इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो एंटर होता है, अंदर की तरफ आता है और फिर वहाँ से हाइंड कट और फिर हाइंड कट से रेक्टम में आ जाता है। और रेक्टम वो जगह थी जहाँ पे सारी रीअब्सॉर्प्शन होती है सॉल्ट्स की या यूजफुल मटीरियल्स की और बाकी जो रेस्टिंग मटीरियल बच जाता है डेट वाज द वेस्ट जो कि यूरिक एसिड था और उसको फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके बाद हमने एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट्स की बात की। सबसे पहले तो हमने इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स को देखा कि इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में सेगमेंटली अरेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमने कुछ प्रिमिटिव हैग फिशेस की भी बात की कि उनके अंदर भी सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स थी। और उसके बाद हमने उससे फिर मॉडर्न वर्टिब्रेट्स के साथ कंपेयर किया कि मॉडर्न वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हैं ये ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सेगमेंटली अरेंज नहीं होती बल्कि दे आर एसोसिएटेड विद ब्लड कैपिलरीज और इनको हम फिर नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसके अलावा फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमंस में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कुछ एग्जांपल दी थी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो अमोनिया है, यूरिया है। इसके अलावा जो है क्रिएटिनाइन प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, बिलिरुबिन की कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं, इनको रिमूव करने के लिए भी ह्यूमंस की बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और इसमें मैंने आपको लिवर और स्किन के बारे में बताया था। सबसे पहले तो हमने लिवर डिस्कस किया।
लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लिवर के बारे में अगर हम ये कहें कि इट इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं था कि ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इसके अंदर ही हो रहे हैं। बताया कि लिवर जो है ये इट इज़ अ मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, बहुत सारे केमिकल जो बॉडी में बनते हैं इसको ये क्लियर करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि लिवर जो है बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ मिलके काम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल जो स्टेट है, होमियोस्टेसिस का प्रोसेस है, उसको भी रेगुलेट करने में लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर जो है इसके अलावा किडनी के साथ जो है एक्सक्रीटरी रोल को भी सपोर्ट करता है। लिवर यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है और फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये किडनी के थ्रू जो है ये रिलीज कर दिए जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने यूरिया साइकिल को भी इंक्लूड किया था, इसको हमने डिस्कस किया। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से अमोनिया का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और पहले से मौजूद जो ऑर्निथाइन के साथ कंबाइन करता है और उसके नतीजे में सिट्रोलिन प्रोड्यूस होती है। सिट्रोलिन में एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होता है और उसके बाद आर्जिनिन बनती है और फिर ये आर्जिनिन को एक एंजाइम से आर्जिनेस कहते हैं, उसकी वजह से ये सेपरेट होकर यूरिया बनाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ऑर्निथिन एक प्रिकर्सर के तौर पे प्रोड्यूस होता है जो कि फिर अगले साइकिल के अंदर यूज हो जाता है। हमने लिवर के मेजर होमियोस्टैटिक फंक्शंस को भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लिवर जो है डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह से डिफरेंट टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं या बाइल है, इनकी प्रोडक्शन के लिए, इनकी सिंथेसिस के लिए लिवर जो है वो रोल प्ले करता है। लिवर जो है वो एक स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है। ये आयरन को या ग्लाइकोजन को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। इसके अलावा मैंने बताया कि लिवर जो है वो कन्वर्जेंस का रोल भी प्ले करता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग प्रोसेस और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाते हैं या डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको ये डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसके बाद मैंने आपको स्किन का रोल भी डिस्कस किया। स्किन जो है इट विल एक्सक्रीट सॉल्ट एंड वाटर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो होता है और इट आल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। इसके बाद मैंने आपको सेबम के बारे में भी बताया था। सेबम जो है हमारी स्किन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।